आपने मुफ्त की चीज़ों की बात कही। मुफ्त की चीज़ों की बात जब आती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी आपको काफ़ी ट्रोल करती है कि आपने लोगों को भिखारी बना दिया। हालांकि हरियाणा में भी अब जो है वो आम आदमी पार्टी की आंधी चलेगी, तूफान चलेगा, बहुत सारी बातें थी कि आप लोग पैर पसार रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। भूपेंद्र हुड्डा को आप बड़े नेता बता रहे हैं। बाप बेटा दोनों अपनी सीट हार गए थे। मुख्यमंत्री रहे हैं सर। भाई बाप बेटा दोनों अपनी लोकसभा की सीट हार गए थे। जिसको अपना गढ़ बताते हैं उस जगह से दोनों हार गए थे। और अगला लोकसभा चुनाव आएगा, या तो डर के मारे लड़ेंगे नहीं, और लड़ेंगे तो मैं आज आपको दावा कर रहा हूं कि दोनों चैलेंज है, दोनों बाप बेटा अपनी सीटें नहीं बचा पाएंगे। मुझे जहां तक अनुमान है वो डर के मारे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अनिल भी मजाक उड़ाते हैं आपका कि आपके दिल्ली की हालत तो देखिए कैसी है। एक नगर पालिका से पूरे हरियाणा को बता देंगे कि हमारा काम करने का तरीका क्या है। आपके कंधों पे जो है वो हरियाणा की ज्यादा जिम्मेवारी है, और जिस तरह से पंजाब की अगर बात करें तो वहाँ पे जो पॉलिसीज होती हैं, चाहे SYL है या चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा बनाने की, वहाँ पे सहज क्यों महसूस करते हैं आप लोग। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं K9 मीडिया और मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। आज की हमारी खास मुलाकात में कह सकते हैं कि हमारे पुराने परिवार के सदस्य, वरिष्ठ पत्रकार और आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा जी हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग सर, बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे सवाल हैं आपसे, क्योंकि आप दोनों चीज़ों पे बैठे हैं, पत्रकार भी रहे हैं और अब राजनीति में। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि इंटरेस्ट कैसे जागा आप पत्रकारिता से राजनीति में, और वो भी एक ऐसी पार्टी, आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना आपने? नहीं देखिए, पत्रकारिता हो या राजनीति हो, दोनों पब्लिक सर्विस हैं। ये पब्लिक की सेवा है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। एक में टेबल के उस तरफ बैठ के आप समाज की सेवा करते हैं, एक में टेबल के इस तरफ आके समाज की सेवा करते हैं। मुझे लगा कि जो इस वक्त राजनीतिक हालात हैं और जो देश की हालत है जिस तरीके की, उसमें बहुत ज़्यादा पत्रकारिता के जरिए जितनी हम मदद कर पा रहे थे, मुझे लगा कि राजनीति में जा करके उससे ज़्यादा समाज की मदद की जा सकती है, समाज के लिए कुछ बेहतर किया जा सकता है। इसलिए ये रास्ता चुना। मुझे लगता है कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं लगता है। उसमें भी हम लोगों के बीच में रहते थे, इसमें भी हम लोग। सवाल पूछना था, आप सवालों के जवाब भी देने हैं। तो आम आदमी पार्टी ही क्यों चुनी? देखिए, हर आदमी जब कोई भी आप राजनीतिक से जुड़ते हैं या राजनीतिक पार्टी से जुड़ते हैं तो आपके लिए प्रायोरिटी होती है कि एक ऐसी जगह जहां पर आप खुल के काम कर सकें, जहां आपके विचारों से मेल खाने वाली पार्टी की विचारधारा हो। तो मेरे लिए चॉइस कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था। मैंने इस पार्टी को शुरू से ग्रो होते देखा है, बनते देखा है। किस विचारधारा पर यह पार्टी बनी वो हमने जाना, और हमने बदलाव देखा बहुत नज़दीक से, क्योंकि दिल्ली में केंद्र में रहे लगातार। तो वहाँ दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से काम किया, जो बदलाव हुआ, मुझे आज के दिन में ऐसा कन्विक्शन है या मेरी ऐसी मान्यता है कि सिर्फ यही एक विचारधारा है जिसके ज़रिए हम डेवलप्ड नेशन बना सकते हैं, एक विकसित देश बना सकते हैं भारत को। क्योंकि जब तक आपका परिवार का एक भी सदस्य अगर उसके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है, या वो गरीबी में जी रहा है, या वो समाज के पिछले हिस्से में आता है, तो वो हमेशा आपको विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में बढ़ने नहीं देगा देश को। तो एक समान रूप से सब लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की, और वो भी मुफ्त में उपलब्ध कराने की, जिसके लिए कि आपको अपना जो मेहनत की कमाई है वो खर्च नहीं करनी पड़े, और वो भी एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी उपलब्ध कराने की, जिससे कि आपको सोशली सिक्योर भी महसूस हो और सम्मान भी आपका बना रहे। इन सारी चीज़ों का मिक्सचर आम आदमी पार्टी में। मेरे लिए कोई डिफिकल्ट डिसीजन नहीं था आम आदमी पार्टी चूज करना। सर, आपने मुफ्त की चीज़ों की बात कही। मुफ्त की चीज़ों की बात जब आती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी आपको काफ़ी ट्रोल करती है कि आपने लोगों को भिखारी बना दिया। नहीं देखिए, मुफ्त की चीज़ों पर बीजेपी इसलिए ट्रोल करती है क्योंकि हमसे टैक्स लेने के बावजूद, हमारे सारे पैसे का इस्तेमाल करने के बावजूद, हरियाणा आज कितने कर्ज में है, लाखों करोड़ रुपए के कर्ज में है। कोई सुविधा ये दे नहीं पा रहे हैं पब्लिक को। और ये जिसको ये फ्री बीज बोलते हैं ना, अरविंद जी ने कल बहुत इसका माकूल और बहुत सही जवाब दिया कि फ्री बीज ये नहीं है। फ्री बीज वो हैं जब आप लाखों हज़ारों करोड़ रुपए का अपने दोस्तों का लोन माफ़ कर देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने हज़ारों करोड़ रुपए का लोन लिया, और उसके बाद वो किसका पैसा था? वो पब्लिक मनी थी, बैंकों से लिया था। वो मतलब जन सुविधाओं में अगर वो पैसा देना है तो फ्री का दिख रहा है, और जो बड़े बड़े कर्जे हैं वो माफ़ कर दिए आपने, उड़ा दिया उनको दूसरे देश। हाँ, तो फ्री बीज तो वही है ना। आप हमारे अगर राष्ट्राध्यक्ष हैं या हमारे अगर जो बड़े नेता हैं वो अगर किसी दूसरे देश में जाए, आप श्रीलंका में निकल करके आया कि वहां पर जब जाते हैं तो वहां अपने दोस्तों के लिए टेंडर
मांगते थे, अपने जो दोस्त बिजनेसमैन है उनके लिए बोलते थे कि इनको टेंडर दे दीजिए। तो दूसरी सरकारों से अपने राजनीतिक पद का फायदा उठाकर उनको टेंडर इस तरीके के दिलवाना, वो मुफ्तखोरी है, वो फ्रीबीज है। अगर एक आम आदमी को, जिसको अपने महंगाई में जीना उसका मुहाल कर रखा है, उसके पास खाने के पैसे नहीं है, उसके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के पैसे नहीं है, और हम क्या फ्री दे रहे हैं? मतलब अगर आज के दिन में बिजली नहीं हो, अभी यहाँ पे आप बता रहे थे कि अभी यहाँ लाइट नहीं है, सुबह से लाइट नहीं है, तो सुबह से लाइट नहीं है, तो आप देखिए कि उसके बिना ये एक आम आदमी की आज के दिन में मूलभूत आवश्यकता है बिजली। उसके बिना बच्चे पढ़ नहीं सकते अंधेरे में, उसके बिना कोई भी आदमी अपना काम नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता। अगर वो मूलभूत सुविधा, अगर आपको एक लिमिट तक, ऐसा नहीं कि आप कितनी भी इस्तेमाल कीजिए, उसको हम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, एक लिमिट तक जो कि सामान्य आदमी की जरूरत होती है उसको अगर फ्री दिया जा रहा है, तो हम उसको ये कह रहे हैं उस इंसान को कि आपके जीने के लिए आपको कमाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समाज में तरक्की करनी है, अगर आपको बड़ा आदमी बनना है, अगर आपको मेहनत करके पैसा कमाना है, तो उसके लिए पैसा कमाइए। आपको मूलभूत सुविधाओं के लिए कमाने की जरूरत नहीं है कि मैं पूरे 30 दिन नौकरी करके, बहुत से लोग ऐसे हैं जो छुट्टी भी नहीं लेते, 30-30 दिन रोजगार करते हैं, और उससे जो पैसा आता है उससे ना वो अपने बच्चे की फीस भर पाते, ना वो बिजली का बिल भर पाते। फिर हमको ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि उसने गरीबी की वजह से आत्महत्या कर ली, उसका पैसा नहीं था। ऐसी चीज़ें आए क्यों समाज में? इससे नेगेटिविटी पैदा होती है, इससे नफरत पैदा होती है लोगों के दिमाग में सिस्टम के प्रति। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो आप सोच के देखिए कि किसी को ये चिंता नहीं होगी कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ पाएगा या नहीं पढ़ पाएगा, अगर मैं बीमार हुआ तो अच्छे अस्पताल में इलाज होगा कि नहीं होगा, मुझे बिजली का बिल देना है हर महीने, उसको चिंता नहीं होगी। तो एक शांत मन होगा उसका, एक पूरा समाज शांत होगा, उसमें बहुत सारे क्लैशेस, बहुत सारे दुर्भावनाएं खत्म हो जाएंगी समाज में। हम ऐसे समाज की कल्पना करते हैं, अरविंद जी बोलते हैं कि जिस इंसान का इंसान से भाईचारा हो, ऐसे वाला समाज चाहिए। तो वो ऐसे ही बन सकता है जब आप ये सब सुविधाएं दें। क्या जब उन्होंने शपथ ली थी तब ये गाना भी उन्होंने गुनगुनाया था। बड़ी बात है अनुराग सर, दिल्ली के बाद जो है वो पंजाब पूरी तरीके से आप लोगों ने जब पूर्ण राज्य जो कह सकते हैं कि एक उसका दर्जा, वहां पे आपकी सरकार बनी है। उसके बाद एक फ्लो हरियाणा की तरफ भी निकला कि हरियाणा में भी अब जो है वो आम आदमी पार्टी की आंधी चलेगी, तूफान चलेगा, बहुत सारी बातें थी। लेकिन ये आंधी तूफान कहीं ना कहीं अब स्लो डाउन हो गए। नहीं, देखिए, आंधी तूफान स्लो डाउन नहीं हुआ है। आप यहाँ से निकलिए अपने स्टूडियो से बाहर, 10 लोगों से बात कर लीजिए। अगर उनमें से 6 या 7 लोग या 8 लोग अगर ये ना कह रहे हो कि पंजाब का असर हरियाणा पर पड़ेगा, और अगर यही चर्चा ना कर रहे हो जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो हम मान लेंगे कि हमारा स्लो डाउन हो गया तूफान। हर इंसान के दिमाग पर, हर इंसान की जुबान पर आज के दिन आम आदमी पार्टी का चर्चा है। एक मजबूत संगठन के बिना उसको इलेक्टोरल विक्ट्री में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है। हम उसी काम में लगे हुए हैं, मजबूत संगठन का निर्माण कर रहे हैं। जहां भी आप लोग पैर पसार रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे लगता नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई चैलेंज है, और कांग्रेस ही कोई चैलेंज है, मुझे लगता नहीं है ऐसा। अगर आप अभी हाल ही में नगर निकाय के चुनाव खत्म हुए हैं, अगर आप उसके रिजल्ट पर ध्यान दें, एक, कांग्रेस डर गई, वो सिंबल पर लड़े नहीं, उनको पता था वो तीसरे नंबर पर आने वाले हैं। दूसरा कि उसी दौरान उनका राज्यसभा का चुनाव था, वो अपने ही विधायकों का वोट दिलवा के अपने ही राज्यसभा के उम्मीदवार को नहीं जिता पाए, तो बाकी पब्लिक के वोट से जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तीसरा कि आप किसको बड़े नेता कह रहे हैं? मतलब कांग्रेस के अंदर आप एक बड़ा नेता मुझे बताइए, नाम बताइए। कुलदीप बिश्नोई बड़े नेता है क्या? वो तो हैं क्या कांग्रेस में आजकल? वो तो जा चुके हैं। वो जा चुके हैं ना। और कौन बड़े नेता हैं? भूपेंद्र हुड्डा को आप बड़े नेता बता रहे हैं? बाप बेटा दोनों अपनी सीट हार गए थे। मुख्यमंत्री रहे हैं सर। भाई, बाप बेटा दोनों अपनी लोकसभा की सीट हार गए थे। जिसको अपना गढ़ बताते हैं उस जगह से दोनों हार गए थे, और अगला लोकसभा चुनाव आएगा, या तो डर के मारे लड़ेंगे नहीं, और लड़ेंगे तो मैं आज आपको दावा कर रहा हूं कि दोनों चैलेंज है, दोनों बाप बेटा अपनी सीटें नहीं बचा पाएंगे। मुझे जहां तक अनुमान है वो डर के मारे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे नहीं। क्या बात, बहुत बड़ी बात आपने कही है। एक जो अभी पंचायती चुनाव होने वाले हैं, जिला परिषद के चुनाव होने वाले, उसको लेके क्या स्ट्रेटजी आप लोगों ने प्लान किया? देखिए, पंजाब चुनाव के बाद लोगों को ट्रस्ट हुआ है इस विचारधारा पर, और इसको मानने में हमें कोई दो राय नहीं है कि उसके बाद लोगों का रुझान आम आदमी पार्टी के प्रति बढ़ा है। एक विचारधारा को सेटल होने में, उस पर ट्रस्ट बढ़ने, विश्वास बढ़ने में लोगों का थोड़ा समय लगता है। अब वो समय है, लोग इच्छुक हैं विचारधारा से जुड़ने के। हम उसको संगठन में कन्वर्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। जो भी लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं उनको संगठन में लगाया जा सके, काम में लगाया जा सके, ताकि वो शक्ति डबल हो सके, ट्रिपल हो सके। हम उस काम में लगे हुए हैं। बीच बीच में चुनाव आ रहे हैं, हम चुनाव अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। हमारे पास समय है, विधानसभा चुनाव तक काफी समय है, हम उसका सही इस्तेमाल करेंगे, और जो भी चुनाव आएंगे वो हम पूरी ताकत के साथ पूरे हरियाणा में लड़ेंगे। हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके का हरियाणा में है। अभी जिला परिषद के चुनाव होंगे, उनको भी हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और सिंबल पर लड़ेंगे। और वो अब कांग्रेस को देखना है कि वो सिंबल पर लड़ेंगे या नहीं। टारगेट 2024 है, 2029
नहीं नहीं, टारगेट हमारा हर चुनाव है, क्योंकि अगर हम एक जगह पर, अगर हम नगर निकाय का चुनाव भी जीत गए हैं, एक सीट पर जीते हैं, और हम पूरे चुनाव प्रचार में ये कह रहे थे कि अगर हम एक सीट पर भी नगर निकाय का चुनाव जीत गए तो हम पूरी तरह से बीजेपी को ये बता देंगे कि कैसे सरकार चलाई जाती है। एक नगर पालिका से पूरे हरियाणा को बता देंगे कि हमारा काम करने का तरीका क्या है, और उसी का नतीजा है कि हम एक सीट जीते हैं। वहां पर शपथ नहीं होने दे रही है बीजेपी। कुरुक्षेत्र की सारी सीटों पर शपथ हो गई है। हमारी एक सीट पर 2 बार वो डिले कर चुके हैं, डेट तय करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, फिर आगे डेट दे देते हैं। आज 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं चुनाव हुए, वहां पर शपथ नहीं होने दे रहे। उनको ये नींद नहीं आ रही है बीजेपी नेताओं को। कभी उस कैंडिडेट को धमकी देते हैं, कभी उस कैंडिडेट को लालच देते हैं, कभी उस कैंडिडेट के ऊपर केस दर्ज करते हैं, कोई कभी झूठी शिकायत करवाते हैं। सारे हथकंडे अपना लिए इन्होंने, पुलिस का इस्तेमाल कर लिया, प्रशासन का कर लिया। लेकिन ये कांग्रेसी थोड़ी है, हम कांग्रेसी थोड़ी हैं। एक उम्मीदवार चैलेंज है, ना वो तोड़ सकते, ना वो उसको खरीद सकते, ना वो उसको डरा सकते। मतलब ईडी और जो दूसरी एजेंसियां हैं उन किसी प्रकार से आम आदमी को डरा नहीं सकते। नहीं, आम आदमी को डराने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं वही तो कह रहा हूं। आप देखिए, असंध में कांग्रेस अपने सिंबल पर नहीं लड़े थे, लेकिन एक कांग्रेसी नेता चुनाव लड़े थे, वहां पर चेयरमैन का जीत भी गए वो वहां पर चुनाव। जैसे ही जीते दूसरे दिन बीजेपी में शामिल हो गए। तो लोग उनको वोट क्यों देंगे? लोगों का ट्रस्ट इस बात पर है। हमारी एक ही तो चेयरमैन जीती है ना, और वो बिल्कुल इतनी मजबूती से पार्टी की विचारधारा के साथ खड़ी है कि बीजेपी के सारे प्रयासों के बावजूद, संदीप वहां पर मंत्री हैं, संदीप सिंह, उनके क्षेत्र में एक सीट पर हम 55 वोट से हराए गए, क्योंकि 56 वोट गिने नहीं गए। हमने वो शिकायत चुनाव आयोग में की है। 56 वोट जितने पड़े थे वोट, उससे 56 वोट कम गिने गए, और 55 वोट से हमें हारा हुआ डिक्लेयर किया गया, और दूसरी नगर पालिका में हम जीत गए। तो यानी एक सिटिंग मंत्री को हमने उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हराया है। उसके बावजूद वो सारे प्रेशर अपना रहा है, सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे इज्जत बचाने की तैयारी है शायद। आपके कंधों पे जो है वो हरियाणा की ज्यादा जिम्मेवारी है, और जिस तरह से पंजाब की अगर बात करें तो वहां पे जो पॉलिसीज होती हैं, चाहे SYL है या चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा बनाने की, वहां पे असहज क्यों महसूस करते हैं आप लोग? नहीं देखिए, बिल्कुल असहज महसूस नहीं करते। मैं आपको बता ही रहा हूँ, ये कंट्रोवर्सी की राजनीति, एक आदमी को दूसरे आदमी से लड़वाना, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़वाना, एक जाति को दूसरे जाति से लड़वाना, धर्म को दूसरे धर्म से लड़वाना, ये हमारी राजनीति नहीं है। हम लोग बेसिक सुविधाओं की राजनीति करते हैं। हम लोग ये लड़ाई झगड़े, मैंने आपको कहा कि जब बेसिक सुविधाएं सबके पास होंगी तो उसमें ये लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे सारे के सारे। लोगों का सोचने का नजरिया बदल जाएगा। अब जैसे किसान आंदोलन हुआ तो यही हरियाणा था, यही पंजाब था। दोनों के किसान बैठे हुए थे एकजुट होकर के, बोलते थे पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हरियाणा छोटा भाई है। तो वो जो भाईचारा वहां पे डेवलप हुआ, वो बाकी चीजों में क्यों नहीं हो सकता? हर चीज में हो सकता है। ये राजनेता जानबूझकर पिछले, आप समझ लीजिए कि 5 दशक से ज्यादा का समय हो गया है, ये लड़वाते हैं जानबूझकर, मुद्दे बनाते हैं। अब इनको अब सबसे ज्यादा आप नहीं लड़वाते? नहीं, किस चीज के लिए लड़वाते हैं? हम तो किसी चीज के लिए लड़वाते हैं। हम तो ये कहते हैं लड़ाई खत्म कर दीजिए। हरियाणा वाले SYL का पानी मांगते हैं, आप लोग पंजाब में जाके कह देते हो एक बूंद नहीं मिलेगी। हरियाणा वाले विधानसभा नई बनाने की बात करते हैं, आप लोग कहते हो कि 1 इंच जमीन नहीं मिलेगी चंडीगढ़ में। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि ये पब्लिक के मुद्दे हैं क्या? ये राजनेताओं के मुद्दे हैं या पब्लिक के मुद्दे हैं? SYL तो लोगों को पानी मिलेगा ना। दिल्ली में जब हमारी सरकार आई तो बहुत से लोग ये कहते थे कि दिल्ली में पानी सफिशिएंट नहीं है, मिलता नहीं है लोगों को। उसका कारण क्या था? उस पानी का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा था। फिर ये कहा गया कि हरियाणा से कम पानी मिलता है। अभी भी वो शिकायत है कि हरियाणा कम पानी देता है। तो हमने अपने तरीके निकाले। वहां पर जो अभी बरसात में जो यमुना में बहुत ज्यादा फ्लड आता है, बहुत ज्यादा पानी आता है, हमने बड़े बड़े तालाब यमुना के किनारे बनाए और उससे वाटर रिचार्ज कर रहे हैं। तो वहां पर 4-5 फुट पानी ऊपर आ चुका है, वाटर रिचार्ज हो रहा है, और उसको हम साल भर इस्तेमाल करते हैं उस पानी को। समस्या ये है कि अगर आप लड़ाई करने की बजाय अगर समाधान निकालना चाहेंगे तो हर चीज का समाधान बैठ के निकल सकता है, और हम समाधान निकालने के इच्छुक हैं। ये पार्टियां नहीं है, क्योंकि इनको इन चीजों पर, इन लड़ाई पर वोट मिलता है। हमको इन चीजों पर वोट नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि ये सारे समस्या का समाधान हो जाए, और फिर उसके बाद हम स्कूल बना सकें, अस्पताल बना सकें, हम बहुत अच्छी शिक्षा बच्चों को दे सकें, हम रोजगार दे सकें लोगों को। हरियाणा आज के दिन में बेरोजगारी में नंबर 1 है, और आप हर रोज इन नेताओं के बयान सुन लीजिए, रोज पंजाब को कोसते हुए मिलेंगे। आपने अपना प्रशासन ठीक से चलाया क्या? आप अपनी जिम्मेदारी यहाँ ठीक से निभा पाए क्या? आपने अपने युवाओं को रोजगार दिया क्या? उसके लिए तो पंजाब दोषी नहीं है। पंजाब में तो हमारी सरकार आते ही हमने 50,000 के आसपास रोजगार निकाल दिए हैं, कच्ची नौकरियां पक्की कर रहे हैं वहां पर। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे मुद्दे वो हैं जो जनता के मुद्दे हैं, और जनता के मुद्दे आज के दिन में ये हैं कि हमारा जीना मुहाल है। हमको बेहतर शिक्षा दे दीजिए, हमको बेहतर स्वास्थ्य दे दीजिए, हमको बिजली पानी फ्री दे दीजिए, हमारी बेसिक जो लाइफ है उसको सॉर्ट कर दीजिए।
उसके बाद हम ये सारी चीजें बैठ के आपस में बात करके सब कुछ सुलझाया जा सकता है। आप एजुकेशन को और हेल्थ को एक रोल मॉडल के रूप में लेके चलते हैं और हरियाणा में भी लोगों को यही भरोसा दिलाते हैं कि हम बहुत बेटर एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम हरियाणा में कर देंगे। लेकिन अनिल विज मजाक उड़ाते हैं आपका कि आपके दिल्ली की हालत तो देखिए कैसी है। अनिल विज जी को खुला निमंत्रण है, आपके चैनल के माध्यम से मैं निमंत्रण देता हूं, और ये सिर्फ हमारी सरकार है पूरे देश में। अगर आप हमारे स्कूलों की जांच करना चाहते हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। हमारे वहाँ के विधायक और मंत्री आपका स्वागत करेंगे। वो जिस भी स्कूल में जाना चाहें एड्रेस वो देंगे और उस स्कूल में ले जाकर के हम उनको अपने स्कूलों की हालत दिखाएंगे। अगर उनको कोई कमी नजर आएगी तो वो बताएं, हम उसको दुरुस्त करके भी दिखाएंगे। हम इतना ईगो नहीं है हमारे अंदर, इतना अहंकार नहीं है हमारे अंदर कि कोई कमी हो ही नहीं सकती है। लेकिन गुजरात से भी अभी टीम आई थी बीजेपी की, सारे स्कूल देख के चले गए, कुछ नहीं मिला उनको। वो एक दो फोटो शेयर की, वो जो कंडम हो चुकी बिल्डिंग उसकी फोटो शेयर कर पाए। आपने हरियाणा के स्कूल भी विजिट किए? हमने हरियाणा के बहुत स्कूल विजिट किए। हमने कल भी एक वीडियो शेयर किया था जिसमें बच्चों से पूरा पानी के कैंटर उठवा रहे थे। वो डिप्टी सीएम के उनके अपने क्षेत्र का मामला था। वो हमने यहाँ जहाँ मुख्यमंत्री का गांव है वहां पर हमने एक स्कूल का दौरा किया। वहां पर उपले पड़े हुए थे पूरे के पूरे स्कूल के अंदर। तो अब आप किसी भी स्कूल में जाके देख लो, ये दिल्ली की नकल करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में हमने स्कूलों में स्विमिंग पूल बनाए हैं ताकि बच्चे स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले सकें। यहाँ पर ये उसकी नकल कैसे करते हैं, यहाँ पर बारिश होते ही अपने आप स्कूल स्विमिंग पूल बन जाते हैं। तो ये इनको लगता है कि अब ये बोलने भी लगेंगे कुछ दिन में कि हमारे यहाँ भी स्विमिंग पूल है, क्योंकि फोटो में तो पानी भरा दिखता है पूरे स्कूल के अंदर और बाहर। तो मुझे लगता है कि ये कॉम्पीट नहीं कर सकते हमसे, इन सब चीजों में ये मुकाबला नहीं कर सकते हमारा। हम ये सब देने के बावजूद, जिसको ये फ्री बीज बोलते हैं, हम वो सब देने के बावजूद, सारी सुविधाएं देने के बावजूद दिल्ली में मुनाफे की सरकार चला रहे हैं। दिल्ली की सरकार 1 रुपए का लोन किसी से नहीं लिया है, कोई नुकसान वहां पर नहीं हुआ सरकार को। हरियाणा में ये इनमें से कुछ भी नहीं दे पाए, उसके बावजूद 1.5-2 लाख करोड़ का तो लोन होगा आज के दिन में। तो वो ये सब चीजें पब्लिक देख रही है। पब्लिक ये चाहती है कि हम आपके झगड़ों में बाद में पड़ेंगे, पहले आप हमको बेसिक सुविधाएं दो, और वो बेसिक सुविधाएं आम आदमी पार्टी की विचारधारा दे सकती है और कोई आज के दिन दे नहीं रहा। बड़ी बात है। अनुराग जी कंक्लूड करते लास्ट के मैं कुछ सवाल पूछूंगा। जिस तरह से आपने देखा कि हरियाणा में राजनीति हर कह सकते हैं कि एक हमारी देसी सी कहावत है, हर 20 कोस पे भाषा बदल जाती है, हर 20 कोस पे धर्म बदल जाता है, जाति बदल जाती है। यहाँ पे जो कास्ट फैक्टर है वो बहुत गूढ़ है। यहाँ पे टिकट देने से पहले भी ये चीज देखी जाती है कि इसकी जाति क्या, इसकी जाति के कितने वोटर यहाँ पे हैं। उस चीज से कैसे पार पाएंगे? नहीं, देखिए, समाज के हर हिस्से, हर जाति को आम आदमी पार्टी साथ लेकर के चलती है। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये वो लोग करते हैं जो जाति की राजनीति करते हैं, जो चाहते हैं कि ये इस जाति का दूसरी जाति के व्यक्ति से लड़ ले, या इस जाति और दूसरी जाति के बीच में लड़ाई पैदा हो जाए, उससे हमको कुछ वोट मिल जाएंगे। हम इस आधार पर वोट मांगते ही नहीं कभी। हम तो ये कहते हैं आप किसी भी जाति से हैं, किसी भी संप्रदाय से हैं, किसी भी आय वर्ग से हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, हम सबको एक नज़र से देखते हैं इस चीज़ के लिए कि हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, हम आपको बहुत अच्छे अस्पताल देंगे वर्ल्ड क्लास, और वो भी फ्री में देंगे। यहाँ हरियाणा में एक अस्पताल बता दीजिए जहाँ पे इलाज भी फ्री मिलता है और उसके बाद दवाई भी फ्री में मिलती है। हमारे सारे मोहल्ला क्लिनिक और सारे अस्पताल में चाहे 50 लाख का ऑपरेशन हो, आपका फ्री में होता है। तो हम अपनी विचारधारा के जरिए ये एश्योर कर सकते हैं लोगों को कि हम ये सारी चीज देंगे, और उसमें कभी ये सोचना ही नहीं पड़ता हमको, ना हमारी लीडरशिप सोचती, ना हम सोचते कि ये जो पानी की पाइपलाइन हम बिछाएंगे इससे फलां जाति के व्यक्ति को मिलेगा या फलां जाति के व्यक्ति को मिलेगा। वो तो सबको मिलेगा। तो भगवान ने जब बनाते हुए फर्क नहीं किया लोगों में, सबको एक जैसा बनाया है। सरकार का काम भी यही है कि जब वो सरकार चलाएं तो भगवान की तरह से एक दृष्टि से सबको देखते हुए काम करें। लेकिन आप मानते हैं ना, वर्तमान जो सरकार है या पूर्व की सरकारें रही हैं, उन्होंने जाति की राजनीति की है। मैं आपको बोल रहा हूं बार बार कि ये जाति की, प्रदेश की, धर्म की, ये कोई भी इनको आधार मिल जाए। जैसे अंग्रेजों के बारे में हमने किताबों में क्या पढ़ा, फूट डालो राज करो, ये उनकी नीति थी। बीजेपी भी आज के दिन में वही कर रही है। हर जगह पर फूट डालने की कोशिश, चाहे वो संप्रदाय के नाम पे हो जाए, चाहे वो जाति के नाम पे हो जाए, चाहे वो आय वर्ग के नाम पे हो जाए। वो मिडिल क्लास को बताने की कोशिश करते हैं कि ये फ्री बीज दे रही है ये पार्टी, और उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ आपसे टैक्स लेके गरीबों को दिया जा रहा है। हम तो ये कहते हैं कि जो मिडिल क्लास से आप टैक्स ले रहे हैं, मिडिल क्लास को क्या दे रहे हैं? कोई सुविधा दे रहे हैं? कोई जितने आपके यहाँ पर रोड बनते हैं, हाईवेज बनते हैं, वो सारे टोल टैक्स के पैसे से बनते हैं। वो सारे प्राइवेट पैसा होता है, उसमें सरकार का कुछ नहीं लगता है। आप बिजली पानी दे नहीं पा रहे हैं, बिजली इतनी महंगी आप अपने यहाँ पर देते हैं, पानी की आपकी सुविधाएं नहीं है यहाँ पे, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? वो सारा का पैसा जाने के बाद, आपके टैक्स का जो पैसा है, उसके बाद भी लाखों करोड़ रुपए का लोन है, कर्ज है सरकारों पर, तो वो पैसा जाता कहाँ है? वो सारा का सारा इन नेताओं की जेब में जाता है। हम उसको रोक के पब्लिक के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनको मिर्ची लगती है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला आज उप मुख्यमंत्री हैं। दोनों को कहाँ देखते हैं लोगों से मिलने जुलने में और लोगों की सुविधाएं देने में? देखिए, मुझे लगता है कि अगर उप मुख्यमंत्री से शुरू करें तो उप मुख्यमंत्री ने लोगों के साथ धोखा किया। वो जिनके वोट लेकर के आए थे, ग्रामीण अंचल से वोट लेके आए थे, उनको किसानों ने वोट किए थे कुछ हद तक इस उम्मीद में किए थे क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़के आए थे। जब किसान आंदोलन हुआ तो ये सरकार की तरफ जाकर के खड़े हो गए, किसानों के खिलाफ जाके खड़े हो गए। तो मुझे लगता है कि उन्होंने तो किसानों के साथ धोखा किया है, गांव के लोगों के साथ धोखा किया है। उनको तो कोई इस बार गांव में घुसने नहीं देगा, उनको वोट नहीं मिलेगा। बीजेपी की जहां तक बात है, उनको मैंडेट पिछली बार भी नहीं मिला था, वो अपने दम पर बहुमत में नहीं आए थे, तो वो लोग तो उनको पिछली सरकार में ही रिजेक्ट कर चुके थे। अब वो उसके बाद उन्होंने किसी तरीके से जोड़ तोड़ पैसे का इस्तेमाल कर या अपनी राजनीतिक जुगलबंदी करके उन्होंने सरकार बना ली, तो रिजेंटमेंट और ज्यादा बढ़ेगा। जो उनके खिलाफ आक्रोश था, वो जब आपके पास मैंडेट नहीं आ फिर भी सरकार चला रहे हैं जबरदस्ती, तो वो आक्रोश और ज्यादा बढ़ेगा। मुझे लगता है कि पिछली बार से भी बहुत बुरी स्थिति इस बार बीजेपी की होने वाली है। तो हमारे सामने चैलेंज सिर्फ इतना है कि हमें अपनी विचारधारा, अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है। लोगों को विश्वास है कि अब हम सरकार चला सकते हैं। दिल्ली में नई नई सरकार आई ना, तो लोगों को ये लगता था कि ये चला पाएंगे, इतना प्रेशर झेल पाएंगे, केंद्र की सरकार इनके खिलाफ है। एलजी हर रोज डंडा रहता था, आज भी करते हैं, आज भी परेशान करते हैं, लेकिन लोगों ने अब ये देख लिया, उनका विश्वास बढ़ गया। उनको लगता है कि ये दिल्ली में इतने प्रेशर में मोदी जी के नाक के नीचे बैठ के हम सरकार चला रहे हैं वहां पे, और पंजाब में हम सरकार चला रहे हैं। तो अब लोगों का विश्वास बढ़ गया कि इसी विचारधारा पर, सेम मॉडल पर, यही सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए सरकार चलाई जा सकती है और मुनाफे की सरकार चलाई जा सकती है। अभी कल पंजाब में फैसला हुआ है कि ट्यूबवेल के कनेक्शन जो लोग ले रहे हैं, हमने उसकी दर सस्ती कर दी। दिल्ली में भी हमने यही किया था, 1/4 कर दी हमने। दिल्ली में भी हमने यही किया था, पानी का कनेक्शन लेना 1/4 रेट में ले लो। अरे आप कनेक्शन लीजिए, तो आपने कभी लोगों को सुविधाएं देने की कोशिश नहीं की, तो लोग लेंगे कैसे? यहाँ तो अगर वो मोटर भी लगाते हैं ट्यूबवेल के लिए, उसको भी निर्धारित कर दिया जाता है कि फलां कंपनी की आप लीजिए, वरना वो रेटिंग उसकी सेम नहीं रहेगी। देखिए, सारी चीजें मैं वही कह रहा हूँ कि ये सारे जरिए हैं। आपने राजनीति को पैसा कमाने का धंधा बना दिया है, जिसको हम बदलने वाले हैं आने वाले वक्त में, और भारत एक डेवलप्ड नेशन बनेगा। अरविंद जी ने, अगर आपने कल सुना हो तो उन्होंने बहुत साफ तरीके से हमारी जो विचारधारा है उसकी लाइन भी क्लियर कर दी है कि हम एक विकसित देश बनाने के लिए भारत को संघर्ष कर रहे हैं। और उसमें ये सारी चीज़ें उसमें काउंट होती हैं, ये सारी सुविधाएं उसमें काउंट होती हैं कि तमाम लोगों के पास जब बेसिक सुविधाएं होंगी, उसके बाद हर कोई मेहनत करेगा, उसको चिंता नहीं होगी कि मेरा घर कहाँ से चलेगा। उसके बाद हर कोई मेहनत करेगा ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तब हमारी इकोनॉमी बूम होगी, तब हमारी इकोनॉमी में दम आएगा, वो कि हम एक विकसित देश बन सकें। क्या बात है। मेरा सिर्फ लास्ट सवाल है, हरियाणा के लिए आपका विजन? देखिए, हरियाणा के लिए भी हमारा वही विजन है जो पूरे देश के लिए हमारा विजन है। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा के लोगों को सारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की, वो मिले उनको, और उसके बाद उनके बच्चों को ये चिंता ना हो कि आज के दिन में क्या है। बहुत से बच्चे आप ऐसे देखेंगे, युवा ऐसे देखेंगे, डिग्री कर रखी है जिन्होंने, उनके पास नौकरी नहीं है। हम ऐसी शिक्षा में बिलीव करते हैं जहाँ से पढ़ने के बाद आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जा सकें। आप दिल्ली के स्कूलों से आप देखिए, सरकारी स्कूलों से 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में आ चुके हैं अभी तक। उनमें से IIT भी जाते हैं बच्चे, उनमें से विदेश पढ़ने भी जाते हैं। हम उनके लिए हर सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं, अगर आप अपनी अगली जनरेशन के लिए वोट करना चाहते हैं, तो कोई भी आदमी आंख बंद करके सोचेगा तो उसके सामने झाड़ू का सिंबल आएगा, वो आम आदमी पार्टी को वोट करेगा। अगर आप इन लड़ाई झगड़ों में पड़े रहना चाहते हैं, एक जाति दूसरी जाति से लड़े, धर्म दूसरे धर्म से लड़े, तो ये हमारी पॉलिटिक्स नहीं है। हम इसके लिए नहीं करते। हमें अपनी बात हरियाणा के हर आदमी तक पहुंचानी है। यही हमारा विजन है कि जिस दिन हरियाणा में सरकार आए, हरियाणा को हरित प्रदेश कहा जाता है, हरियाली का प्रदेश कहा जाता है। कहते थे दूध दही का खाना, ऐसा हमारा हरियाणा। तो आजकल तो वो दूध दही मुहाल हो गया सबके लिए। तो हम वैसा ही हरियाणा चाहते हैं जो वापस से खुशहाल हरियाणा बन सके और हर किसी आदमी के पास सुख सुविधा हो, हर किसी आदमी के पास जीवन यापन करने के लिए सफिशिएंट साधन हो। बस सीधी सी बात यह है, चाहे वो पूर्व की सरकारें या वर्तमान सरकार हो, एक वार्निंग है उनके लिए कि आम आदमी पार्टी जो है वो तेज रफ्तार के साथ बढ़ रही है। और जैसा कि बताया गया कि पहले सुनने में आ रहा था आंधी तूफान है, अनुराग जी ने फिर से इसे क्लियर कर दिया है कि आंधी तूफान बरकरार है और हरियाणा में आम आदमी पार्टी की आंधी वो चल रही है। और देखना होगा कि हरियाणा में जिस तरह से आम आदमी पार्टी एक विजन के तहत निकली है, एक रोल मॉडल दिया है लोगों को हेल्थ सर्विसेज का, एजुकेशन का, वो कितना यहाँ पे कर पाएंगे और कितना भरोसा लोगों का जीत पाएंगे, तो आगामी वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक जो है वो आम आदमी पार्टी खूब मेहनत के साथ हरियाणा में आगे बढ़ रही है। तो देखते हैं अभी क्या आम आदमी पार्टी आगे कर पाएगी। और बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, शुक्रिया समय देने के लिए।